हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मनुप मिश्रा है। मैं आप सभी के सामने, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के सामने जो पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया था भूगोल का, उसका एमसीक्यू लेकर उपस्थित होऊंगा। तो लगभग 30 25 30 के ऊपर एमसीक्यू है, जो विभिन्न, चाहे एकेडमिक एग्जाम हो चाहे कंपटीशन के एग्जाम हो, वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, हम सब चलते हैं, इन सभी क्वेश्चन को बारी बारी से पढ़ते हैं, समझते हैं और याद करते हैं, और अपने आने वाले समय में क्वेश्चन को तैयार करते हैं। आइए चलते शुरू करते हैं। तो हमारा विषय था एनसीईआरटी क्लास 9th का भूगोल, पार्ट 1 और पार्ट 4। ठीक है दोस्तों, अभी पार्ट 4 हो गया, ये सिर्फ एमसीक्यू है। ठीक है, चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश का नाम क्या है। जिस देश में हम रहते हैं उस देश का नाम भारत है। ठीक है, पहली बात। दूसरा बात, उस भारत देश को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडिया। हमारे संविधान में आर्टिकल पहला या अनुच्छेद पहला यही लिखा है, भारत अर्थात इंडिया, या इंडिया अर्थात भारत, राज्यों का संघ है। ठीक है, इंडिया और भारत, हमारे देश का दोनों नाम है। लेकिन पुराने टाइम में या और किन किन नामों से हमारे देश को जाना जाता है, उसके बारे में आइए देखते हैं। जैसे अन्य नाम क्या है? आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष। तो भारत इंडिया के अलावा हमारे देश का अन्य नाम है आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष। जहां पर भी समझाने का बात आएगा मैं वहां पे आप लोगों को समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल में भी आप लोग देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब देश हो गया तो उसकी राजधानी होगी, राज्य हो गया तो उसकी राजधानी होगी। तो हमारा देश है, तो हमारे देश की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी स्थिति क्या है? जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट में आप लोगों को पढ़ाया था, सिखाया था और समझाया था, उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर, उसी टाइप से ये भी चीजें। भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? भारत पूरे ग्लोब में या पूरे भूगोल में, इस भूलोक में कहाँ पर स्थित है? तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कैसे स्थित है आप लोग को बताया था ना, ऐसे गोला करके, ऐसे करके, ऐसे करके भारत यहाँ है। उत्तरी हो गया और ये पूर्वी। तो भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, भारत का जो मैप बनता है उसकी आकृति क्या है? अगला प्रश्न ये है। तो भारत का जो मैप बनता है उसकी जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है, यानी कि उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, जब आप चारों तरफ देखेंगे तो कोण जैसा कटा हुआ है, कोण जैसा कटा हुआ है। इसलिए भारत की आकृति को ज्यामितीय आधार पर जब हम संज्ञा देंगे तो उसे हम चतुष्कोणीय बोलेंगे। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? मैंने इसको बहुत अच्छे से डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया था। आइए देखते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक, नीचे से ऊपर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। लेकिन ये सिर्फ मुख्य भूभाग का अक्षांशीय विस्तार है। हम लोग जब समुद्र तल में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अक्षांशीय विस्तार की गणना करेंगे तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश बताएंगे। ठीक है, वो मैंने लिखा नहीं, मैंने कहा मैं ऐसे बोल दूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आगे चलिए। अब भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया, अब हम लोग भारत का देशांतरीय विस्तार देखेंगे। आइए। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कि इधर से इधर तक का जो विस्तार है उसको देशांतरीय विस्तार कहते हैं। वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, अब अगला है मानक समय। तो जो देशांतरीय विस्तार है उसी के आधार पर भारत की मानक समय रेखा तय की जाती है, जो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। तो भारत में कहाँ से गुजरती? मैंने बताया था, चाहे अक्षांशीय विस्तार ले लीजिए और चाहे देशांतरीय विस्तार ले लीजिए, दोनों विस्तारों का जब डिफरेंस घटाएंगे तो 30 और 30 डिग्री आएगा। तो देशांतरीय विस्तार यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 30 डिग्री, 30 डिग्री का आधा 15 डिग्री, तो भारत के बीचों बीच से गुजारा है। जब देशांतरीय विस्तार को भारत के बीचों बीच से हमने गुजारा
तो 5 राज्यों से होकर गुजरी। उन राज्यों का नाम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। ठीक है? ये 5 राज्यों से होकर तो गुजरती है, लेकिन उसमें जो मेन राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो मैं तो वहाँ का बताऊँगा। और उत्तर प्रदेश से गुजरती है। उत्तर प्रदेश में कहाँ से? मिर्ज़ापुर से गुजरती है, ठीक है? नैनी के आगे, इलाहाबाद के आगे मिर्ज़ापुर है, वहाँ से गुजरती है, ठीक है? ये तो इधर का हो गया। अब हम लोग इधर आते हैं, ठीक? अब भारत के हम भौगोलिक विस्तार की चर्चा करें। भौगोलिक विस्तार का सेंस क्या है? भौगोलिक विस्तार का सेंस ये है कि जैसे हम अक्षांशीय विस्तार उत्तर से उत्तर बोले, पूरब से पूरब बोले, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। इसमें हम उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूरब से पश्चिम की चौड़ाई की गणना करेंगे। इसको याद करना बहुत ही आसान है। देखिए, आप कहेंगे कि भारत का जो भौगोलिक विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ कितना है? 3214 किलोमीटर। आप लोग याद करेंगे, भूल जाएंगे। याद करने का अच्छा तरीका क्या है? भारत का उत्तर से दक्षिण में कितना विस्तार है? 3214 हमको याद है। कैसे याद करेंगे? एक, दो, तीन, चार, यहाँ लिख दो। कितना हो गया? 3214। ये चीजें समझ में आई? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं चौड़ाई। भारत का पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व में चौड़ाई कितनी है? तो 2933। भारत का पूरब से पश्चिम में चौड़ाई, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। इसको कैसे याद करेंगे? 3 × 3 9। ठीक है? 3 कितनी बार आया? 2 बार। 2933 किलोमीटर। कैसे याद करना है? 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9। 3 कितनी बार आया? 2 बार। 2933 वर्ग किलोमीटर इसकी क्या है? किलोमीटर चौड़ाई है, पूरब से पश्चिम की तरफ। काफी पेपर में डाटा पूछा गया है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे मैंने स्थलीय सीमा और जलीय सीमा के बारे में भी काफी डिटेल से आप लोगों से चर्चा की थी। यहाँ पर ये चीजें हैं, जैसे कि भारत की स्थलीय सीमा, यानी कि स्थल की तरफ भारत का कितना विस्तार है? तो 15,106। मैंने क्या बताया था? 15,200 लगभग। लेकिन जब हम एग्जैक्ट डाटा की बात करेंगे तो 15,106.7 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है। यानी कि भारत में जहाँ समुद्र नहीं लगता, सिर्फ भारत का बॉर्डर जहाँ होता है, खत्म होता है, उसके बगल में कोई दूसरा देश स्टार्ट होता है, मतलब लैंड, तो वो स्थलीय सीमा हो गई। तो उसका डिस्टेंस टोटल कितना है? तो 15,106.7 किलोमीटर है। अब भारत की जलीय सीमा 7,516 किलोमीटर है। ये भारत की जल सीमा और प्लस जो अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में उपस्थित है और अरब सागर में जो लक्षद्वीप उपस्थित, उनको जोड़ने के बाद है। खाली मुख्य भूमि का पूछा जाएगा तो 100 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रादेशिक जल सीमा 12 किलोमीटर, संलग्न क्षेत्र और अन्य आर्थिक क्षेत्र। इन तीनों को पढ़ने से पहले कुछ चीजें आप लोग जान लीजिए। 1982 में एक संधि हुई थी। उस संधि को हम लोग अनक्लोज के नाम से जानते हैं। उस संधि में हर राज्य का, सॉरी, हर देश का, राज्य में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से ले जाता हूँ। जब आप पूरी दुनिया की कल्पना करेंगे तो किसी को भी देश नहीं, राज्य के रूप में संज्ञा दी जाती है। लेकिन फिलहाल अभी हम अपने देश की बात कर रहे हैं तो उसे एक देश के रूप में देखेंगे। तो जितने भी देश थे उनके मध्य एक समझौता संधि हुआ 1982 में। उसमें ये निर्धारित किया गया कि जो भी राज्य या जो भी देश समुद्र के किनारे हैं, उनकी एक सीमा निर्धारित की जाएगी और सीमा निर्धारित करने के लिए 3 तथ्यों को जोड़ा गया और उसमें हर तथ्य में एक डिस्टेंस, यानी कि एक दूरी को कवर किया गया कि इतनी दूरी रहेगी तो आपका इतना अधिकार है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है तो ये अधिकार है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है तो आपका ये अधिकार है। तो वही चीजें इसमें है। तो अनक्लोज जो संधि हुई उसमें 3 क्षेत्र बताए गए। पहला क्षेत्र है प्रादेशिक जल सीमा, यानी कि जैसे मान लीजिए, जगह कहाँ है भाई? हाँ, जैसे मान लीजिए ये आपका भारत है। क्या है? भारत है। और ये जल स्टार्ट हो गया है, यानी कि यहाँ से जो भारत है सीधा तो ऐसे होगा नहीं, ऐसे कटा छटा होगा। बॉर्डर तो ऐसे ही होता है। जब ये कटा छटा होगा
तो इसकी एक सीधी रेखा ड्रॉ करेंगे जैसे मैंने ड्रॉ की। इस सीधी रेखा से क्या लिखा है? प्रादेशिक जल सीमा। तो जो देश की सीधी रेखा होगी, यहाँ से जो पहला क्षेत्र बनेगा यहाँ तक का, उसको हमने बना दिया क्या? प्रादेशिक जल सीमा। उसके आगे के क्षेत्र को हमने क्या कह दिया? संलग्न क्षेत्र, मतलब इससे जुड़ा हुआ क्षेत्र। उसके आगे के क्षेत्र को हमने क्या कर दिया लाइन ड्रॉ करके? अन्य आर्थिक जोन। अब इसी को पढ़ना है कि किस डिस्टेंस पर किस क्षेत्र को क्या कहते हैं। आइए देखते हैं। तो जो प्रादेशिक जल सीमा है, मतलब ये जो आधार रेखा है, आधार रेखा से यहाँ तक की दूरी कितना है? 12 किलोमीटर है। इस क्षेत्र को हमने क्या बोला? प्रादेशिक जल सीमा। 12 किलोमीटर है समुद्र तट से। तो समुद्र तट से कितना? 12 किलोमीटर तक के क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम? प्रादेशिक जल सीमा। अब उस 12 किलोमीटर से लेके 24 किलोमीटर तक के क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? संलग्न क्षेत्र। संलग्न मतलब उससे जुड़ा हुआ क्षेत्र। यहां से यहां तक तो 12 हो गया, लेकिन यहां से यहां तक ये कितना हो गया? 24, लेकिन ये टोटल 12। अब समझ गए? अब आगे एक क्षेत्र और आता, अन्य आर्थिक जोन, यानी कि 24 किलोमीटर से जो 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र, इसको बोलेंगे अन्य आर्थिक जोन। अब हर क्षेत्र में भारत का अलग अलग अधिकार है। जैसे 0 से लेके 12 किलोमीटर तक का भारत का ऐसा क्षेत्र है, भारत को उस क्षेत्र में उस तरह के अधिकार प्राप्त हैं जैसे कि उसको उसके जमीन पर अधिकार प्राप्त है। किसी भी तरह की एक्टिविटी वो वहां वहां कर सकता है। किसी भी प्रकार का अंतरराष्ट्रीय कानून वहां पे लागू नहीं होगा। ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जो 12 से 24 तक का क्षेत्र है, यहाँ पर वो खनन का कार्य कर सकता है। बहुमूल्य धातु, खनिज, अन्य चीजों की खुदाई करके उनको अपने उपयोग में ला सकता है। तेल शोधन का कारखाना लगा सकता है। तेल, गैस, मिनरल ऑयल ये सब निकाल सकता है। बहुमूल्य रत्न वगैरह वहां से निकाल सकता है। लेकिन जो 24 से 200 किलोमीटर का क्षेत्र है, वहां पर भारत क्या करेगा? वहां पर भारत क्या करेगा कि वहां पे भारत वैज्ञानिक प्रयोगशाला चीजें, परीक्षण ये सब कर सकेगा। लेकिन इस 200 मीटर के क्षेत्र में अगर कोई अंतरराष्ट्रीय जहाज किसी दूसरे देश का बिना परमिशन के घुस आता है, तो हमें उसे वार्निंग देना है कि भाई ये हमारा क्षेत्र है, आप यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। लेकिन अगर इसके आगे आता है तो भारत क्या करेगा? टैक्स लगा के उनकी जुर्माना वसूल सकता है। ठीक है, तो ये इसकी कहानी हो गई। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। भारत है, मैंने बोला था 22.5 डिग्री के नीचे और 22.5 डिग्री के ऊपर। 22.5 डिग्री के नीचे जैसे आप आएंगे, भारत कैसा सकरा होता जाएगा। 22.5 डिग्री के ऊपर भारत सकरा होता जाएगा। बीच में थोड़ी सी चौड़ी पट्टी है। ठीक है। और आपने पढ़ा होगा, एक पर्वत है, वो पर्वत भारत को विभाजन का कार्य करती है। ठीक है। तो उस पर्वत के नीचे और उस पर्वत के ऊपर, तो जो पर्वत है, पर्वत के नीचे का जो क्षेत्र है उसको उष्ण कटिबंधीय यानी गर्म क्षेत्र कहते हैं। उस पर्वत के ऊपर के क्षेत्र को उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मतलब ठंडा क्षेत्र। तो भारत एक ऐसा क्षेत्र है जलवायु की दृष्टि से कि भारत में हर प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। ठंडी, जाड़ा, गर्मी, वर्षा, सब कुछ, हर प्रकार की फसलें होती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ। इसलिए भारत की जो जलवायु, कैसी जलवायु है? भारत की जो जलवायु है उसको हम मानसूनी जलवायु कहते हैं, क्योंकि मानसून के आधार पर धीरे धीरे चेंज होती रहती है। ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,27,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,27,263 वर्ग किलोमीटर है। फिर से बोलो आप सब मेरे साथ एक बार। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,27,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। अगला क्या है? विश्व के क्षेत्रफल का भारत 2.4% है। इसका क्या मतलब है? मतलब कि जो आप ग्लोब देखेंगे, ठीक है, उस ग्लोब में विश्व का टोटल क्षेत्र जितना भी भूमि 29, टोटल पूरे ग्लोब में, पूरी पृथ्वी पे लगभग 70% भाग पे पानी है, या 71%, 28 से 29% भाग आपका पृथ्वी लैंड है। तो उस 29% लैंड का भारत के पास कितना भाग है? 2.4% भाग भारत के पास है। और इस 2.4% भाग के साथ
और भारत पूरे विश्व का 7वां स्थान रखता है। ठीक है। अगला क्या है? विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में 17.5% निवास करती है। यानी विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में 17.5% निवास करती है। मतलब टोटल विश्व में जितनी जनसंख्या है उसका 17% भारत में निवास करता है। ठीक है। और जनसंख्या के मामले में अगर एक एक व्यक्ति की गणना हो तो हम चीन के बाद पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर आएंगे। इसके पहले हम तीसरे नंबर पर थे, लेकिन अभी वर्तमान में 2021 की जनगणना नहीं हुई है। जनगणना हर 10 साल पे होती है। पहली बार लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। ठीक है। और अगर अब जनगणना हो गई तो हम लोग हो सकता है पहले पोजीशन पे आ जाए, क्योंकि हम लोग 140 या 144 करोड़ के ऊपर निकल गए। इसके पहले 2011 के डाटा के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या थी हमारी। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब भारत जो है पूरा विविधताओं भरा देश है। हर प्रकार के लोग भारत में रहते हैं। अब भारत में जनसंख्या है तो शहरी जनसंख्या भी होगी, ग्रामीण जनसंख्या भी होगी। तो ये जो 17.5% लोग भारत में रहते हैं, टोटल 121 करोड़ लोग, उसमें से 68.8% लोग कहाँ रहते हैं? गांव में। सिर्फ 31.16% लोग कहाँ रहते हैं? शहर में। यानी कि 100 में से हर 68 लोग व्यक्ति कहाँ रहता है? गांव में। और हर 100 में से 31 लोग कहाँ रहता है? शहर में। ठीक है। भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? दशकीय यानी कि पिछले 10 साल में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हुई, मतलब कि 2001 से 11 के बीच में जो जनगणना हुई निकल के आई, तो 91 से लेकर 2020 के बीच में जो जनसंख्या थी टोटल, और 2001 से 11 के बीच में जो डाटा आया उसका जब प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो वहां से निकल के आएगा 17.64% जनसंख्या वृद्धि दर हुई भारत की। ठीक है। अगला है लिंगानुपात। तो 943/1000 का मतलब ये है कि 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। यानी कि जो 57 पुरुष बचेंगे उनके लिए महिलाएं नहीं है। इसका मतलब या तो वो कुंवारे मरेंगे। खैर ये तो जोक सपाट है। थोड़ा आगे चलते हैं। शिशु लिंगानुपात और कम है। यानी कि 1000 बच्चों पर सिर्फ 918 बच्चियां हैं। ये सोचने की बात है। हमको ये अनुपात बराबर करना है। बच्चे और बच्चियों यानी कि लड़का और लड़की में भेद नहीं करना है। लड़कियां लड़कों से कम है क्या? आप देखेंगे हर जगह लड़कियां बाजी मार रही। आईआईटी हो, डॉक्टरी हो, मेडिकल हो, आर्मी हो, पुलिस हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, हर जगह लगभग लड़कियां आ रही हैं नौकरी में। कंपटीशन बीट कर रही हैं, टॉप भी कर रही हैं। और बहुत सारी राज्य सरकारें ऐसी हैं जो उनको मदद भी मुहैया करा रही हैं। पढ़ाई को लेकर, स्कॉलरशिप को लेकर, कन्या विद्याधन योजना, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमारा आपका भी कर्तव्य है कि उन चीजों को आगे बढ़ाना और उनको समाज में अपने बराबर मुख्य धारा से जोड़ना, क्योंकि अभी भी वो उस तरीके से नहीं जुड़ी है। ठीक है। और अब आगे हम आ जाते हैं जनसंख्या घनत्व। 382 वर्ग प्रति किलोमीटर। यानी कि जनसंख्या घनत्व यानी कि 1 किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या ही क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व। तो भारत में प्रति 1 किलोमीटर पर 382 लोग आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक अनुमान डाटा है। ठीक है। अगला प्रश्न है साक्षरता। मतलब कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो साक्षर मतलब पढ़े लिखे, जो लिख पढ़ सकते हैं? तो भारत में 74.04% क्या है? साक्षरता। यानी कि हर 100 में से 74 व्यक्ति क्या है? पढ़ा लिखा। यानी कि 26 व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है। अब साक्षरता की बात आ गई तो पुरुष भी है, महिला भी है। तो महिला का साक्षरता अलग निकालेंगे और हम पुरुष का साक्षरता अलग निकालेंगे। ठीक है, तो आइए। पुरुष साक्षरता भारत में 82%। यानी कि हर 100 में से 82 व्यक्ति ऐसा है जो पढ़ा लिखा है, सिर्फ 18 व्यक्ति ऐसा है जो पढ़ा लिखा नहीं। डाटा अच्छा है। और जब देश की जगह हम राज्यों की बात करेंगे तो केरल जैसे राज्यों को उठा के देखेंगे तो वहाँ साक्षरता दर 99% के आसपास रहती है। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो हमें भारत के हर राज्य को उस मुकाम तक लेके आना है, साक्षर बनाना है। वो किसी भी माध्यम से, वो माध्यम मैं भी हो सकता हूँ और वो माध्यम आप भी हो सकते हैं। ठीक है, आइए। महिला साक्षरता क्या है? 65.46%। देख लीजिए दोस्तों, पुरुष साक्षरता जहां पे 82.14% है, वहीं महिला साक्षरता 65.46% है। यानी कि हर 100 में से 65 महिलाएं ही क्या है? पढ़ी लिखी। 35 महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है।
और आज एक बात आप जान लीजिए, किसी भी सभ्य समाज में स्त्री और पुरुष उस सभ्य समाज के 2 पहिए हैं और जब तक दोनों पहियों में समानता नहीं आएगी, वह समाज विकास नहीं कर सकता है, ठीक है? तो इसलिए पुरुषों के बराबर हमको क्या करना है? महिलाओं को लाना है साक्षरता में भी। ये हमारा और आपका कर्तव्य है कि अपने घर में बहन और बेटियों को पढ़ाएँ, उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ें, ठीक है? आगे आइए। भारत में एससी की जनसंख्या कितनी है? इनको बोलते हैं अनुसूचित जाति, एससी। इनकी जनसंख्या 16.6% है। एसटी की जनसंख्या कितनी है? इनकी जनसंख्या 8.6% है। दोनों को अगर जोड़ा जाएगा तो लगभग 24 से 25%, मतलब कि टोटल जनसंख्या का एक चौथाई हमारे राज्य देश में क्या है? एससी एसटी भाई है, ठीक है? आगे, राज्यों की जनसंख्या कितनी है? अभी वर्तमान में हमारे यहाँ 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मेरे द्वारा कराए गए प्रश्न आप एक बार दोबारा से वीडियो रिवाइंडर करके देख लेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और नहीं आए तो फिर दोबारा रिवाइंडर करके देखिए। ये चाहे आपके क्लास 9th के एग्ज़ाम की बात हो और चाहे एनसीईआरटी के डाटा की बात हो और चाहे क्या कहते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात हो। मैं गारंटी कहता हूँ अगर जियोग्राफी से प्रश्न आएगा तो इस पेज से मिनिमम 1 से 2 प्रश्न आना फिक्स है, ये मेरा विश्वास है। तो आप लोग भी इसको 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों।